क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड 20 यहाँ पर हुआ नीदरलैंड में, वहाँ पर अगर आप देखें तो नेपाल को लगातार 4 मैचों में जो है वो हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ नॉर्मल हार ही नहीं थी, ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरे ही इस सीरीज में रही है। चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, लगभग सभी मैचेस में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। जो सबसे मेन जो दिक्कत रही वो रही बल्लेबाजी की। बल्लेबाजों ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया चारों के चारों मैचेस में, सिर्फ एक या दो मैचेस में नहीं, लगातार 4 मैचेस में। और लगभग सभी प्लेयर ने, सभी बल्लेबाजों ने, ये एक नहीं कि ये इन्होंने अच्छा किया बाकी सब रह गए, सब के सब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस यहाँ पर दी। और उसके बाद मिड ओवर्स में जो दिक्कत आई नेपाल के बॉलर्स की तरफ से, वो भी हमें देखने को मिला। उसका एक पूरा रिपोर्ट हमने कल क्रिकेट फेसबुक पेज पर डाला हुआ था, वहां पर आप जाकर उस रिपोर्ट को देख सकते हो। ओवरऑल 4 के 4 मैचेस यहाँ पर हारी और टीम के लिए जो मुश्किल है बहुत ज्यादा अब यहाँ पर हो चली है वर्ल्ड कप लीग 2 में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हमने सोचा कि चलिए इस पर आपके सामने एक चीजें रखते हैं। कई बार ये चीजें हम रख चुके हैं आपके सामने, वही चीजें हैं, पिछले साल भी रखी थी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, कि आखिर ये जो क्वेश्चन है कि आखिर ओडीआई में जो है वो फेल करता हुआ क्यों हमें नजर आता है। और इसको लेकर कई बार यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। तो एक हर साल का एक वीडियो होता है हमारा, और उस साल का एक वीडियो है कि इस साल भी एक वीडियो बना दे, जिसे समझ में आना है समझ में आएगा, किसी को समझ आता नहीं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ये वीडियो देखने क्यों आ रहे हैं। आप लोगों को टी20 की वैसे ज्यादा परवाह है, टी20 जाकर देखिए, टी20 की फिक्र आपको ज्यादा है। आप खुद अपने आईने के सामने खड़े होकर पूछिए कि आपको क्या ज्यादा देखने में मजा आता है, किसकी आपको ज्यादा पड़ी रहती है, तो वो उसका जवाब टी20 ही निकल कर आएगा 70%। जो भी सुनने के लिए आए, तो आप सुनने क्यों आए, आपको इतनी चिंता क्यों है। ये नाटक मत करिए कि आपको बड़ी ओडीआई की चिंता है। आप सभी अभी खुद दौड़ दौड़ के भागेंगे टी20 देखने के लिए, और वहां पर फिर तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। अभी ओडीआई चल रहा है इसलिए आपको ओडीआई का अफसोस हो रहा है, वरना ओडीआई को आप भूल भी जाएंगे। तो बाकी जो कुछ जिन्हें सच में थोड़ा सा चिंता है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हम बनाते हैं, साल में एक बार बना देते हैं। पहले तो बात भी बहुत करते थे, जब दीवार पे सर मारना होता है, फालतू में क्यों इतनी बातें करनी, जब ना क्रिकेट बोर्ड सीरियस रहता है, ना फैंस खुद सीरियस है, ना जो फैन पेजेस होते हैं वो सीरियस होते हैं, ना मीडिया सीरियस होती है ओडीआई को लेकर। सबको टी20 मजा आता है, टी20 में सारा फोकस है और इन्हें रिजल्ट चाहिए ओडीआई में। तो ये सोचने वाली बात अपने आप में, टी20 में फोकस करके आप ओडीआई में रिजल्ट कहाँ से लेकर आ जाएंगे। तो खैर बेमतलब में आप सुनने अगर आपको टी20 पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को छोड़कर अभी कभी जाइए। तो खैर नेपाल जो है ओडीआई में फेल करती हुई नजर नहीं आती, नजर जो है वो क्यों आती है यहाँ पर, और इसमें कई सारी जो वजहें हैं जो हम लगातार बात करते हुए आए हैं, उसी में से कुछ वजहों को यहाँ पर वापस से हम रिपीट करेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर नेपाल की नजर आती है वो है बल्लेबाजी में। जी हाँ, बल्लेबाजी में नजर आती है। और ओडीआई में जो बल्लेबाजी में हम लगातार देखते हैं, कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें टीम में नजर नहीं आता। कोई नया प्लेयर लिया जाता है, उनको भी आगे जाकर मैचेस शुरू में वो थोड़ा बहुत अच्छा खेलेंगे, आगे जाकर उनकी भी हालत वही हो जाती है जो बाकी प्लेयर्स की है, वो भी इनकंसिस्टेंट बल्लेबाज बनकर रह जाते हैं। रिसेंटली एग्जाम्पल ईशान पांडे को आप देख लीजिए। खैर अभी उन्हें और मौके मिलने हैं, लेकिन उन्होंने वो दिखा दिया है कि हाँ मैं भी उसी कैटेगरी में जा रहा हूँ जिसमें बाकी नेपाल के बल्लेबाज हैं, मेरा भी एवरेज घूम फिर के 25, 26, 27 के आसपास ही रहेगा। एट द एंड इनकंसिस्टेंसी वहां भी नजर आती है। देन ये जो बल्लेबाजी में दिक्कत सबसे बड़ी नजर आती है नेपाल की, उसका सीधा सीधा एक जो रीजन है वो जाता है हमारे पॉइंट नंबर 1 से। बिल्कुल सही कहा आपने। स्ट्राइक रोटेशन की जो प्रॉब्लम है हमें बहुत नजर आती है कि स्ट्राइक रोटेशन जो है हमें करते हुए बल्लेबाज नजर नहीं आते हैं। इसे आप देखेंगे पर ओडीआई में बॉल डॉट बॉल परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है, और ये सोच बहुत ज्यादा है बल्लेबाजों के अंदर कि स्ट्राइक को रोटेट नहीं करें, बजाय छक्के चौके लगाएं। 4 डॉट बॉल खेल ली है तो उसके बाद क्यों ना एक चौका या छक्का मारने का हम ट्राई करें, तो वो बेहतर होगा बजाय सिंगल्स स्ट्राइक रोटेट करने की। उस पर ज्यादा बिलीव होते हुए बल्लेबाज नजर नहीं आते कि हमें सिंगल्स निकालने हैं, डबल्स निकालने हैं। ये चीजें बहुत ही ज्यादा कम नजर आती हैं ओडीआई में नेपाल के बल्लेबाजों के अंदर, बजाय ये कि हमने 10 डॉट बॉल्स खेल ली, 15 डॉट बॉल खेल ली, उसके बाद हम सीधा छक्के के लिए जाएंगे। ये अप्रोच बहुत गंदा सा नजर आता है नेपाल बल्लेबाजों के अंदर, बजाय स्ट्राइक रोटेशन के। एक हैरानी भरा स्टैट है, यहाँ जितने प्लेयर हैं नेपाल के वो सब ने सब के सब विराट कोहली को जरूर फॉलो करते होंगे, उनकी बल्लेबाजी, उनका ये वो फलाना क्या फॉलो करते होंगे ये नहीं पता, लेकिन बल्लेबाजी को शायद देखा जरूर होगा जितने भी नेपाल। इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट किया, उनकी वाइफ ने क्या, उनकी वाइफ खड़े होकर तालियां मार रही है, वो वाइफ के साथ बच्चों के साथ पार्क में गए हैं, ये सब ज्यादा फॉलो करते हैं। क्या स्टाइल किया, क्या जिम किया। विराट कोहली क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, डायलॉग तो मार देते हैं क्रिकेटर्स लोग, लेकिन सीखते कुछ नहीं। बिल्कुल एक स्टैट भी है कि अगर आप उनके जाके नंबर्स देखेंगे विराट कोहली के, तो वहां पर 50%
50% से ज्यादा रन आपको सिंगल से मिले। जी, सिंगल डबल रनिंग बिटवीन द विकेट, ये शायद तकरीबन 7-8 हजार रन विराट कोहली ने ओडीआई में 8,000 के ऊपर है, तो विराट कोहली ने स्ट्राइक रोटेट कर ये अभी हाल ही में एक सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो सीरीज चल रही थी इंडिया की होम में, वहीं पर ये रिकॉर्ड सामने आया था कि 8,000 के तकरीबन रन विराट कोहली ने स्ट्राइक रोटेट कर ओडीआई में लिए। मैं सिर्फ विराट कोहली की इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा, पीछे तो महान बल्लेबाज थे, उनके तो पैर की धूल भी नहीं हो सकते आज के बल्लेबाज, तो विराट कोहली को ही ले लेते हैं जो मॉडर्न क्रिकेट में बहुत बड़े हैं। जी हाँ, और ओडीआई क्रिकेट में खास करके ओडीआई क्रिकेट में बहुत बड़े हैं। तो नाम जपते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, विराट ने ऐसा किया, विराट ने वैसा किया, लेकिन सीखने की बात वो नहीं है। ये स्ट्राइक रोटेशन की जो प्रॉब्लम है ये बल्लेबाजों में बहुत है। देखिए 15,000 रन हो गए उनके ओडीआई में तकरीबन विराट कोहली के, और सिंगल स्ट्राइक रोटेशन से उन्होंने 8,000 के तकरीबन रन किए। तो खाली कुछ और देखने के बजाय क्रिकेटर को क्रिकेट के तौर पर फॉलो करना चाहिए, वो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें कोई दोहराया नहीं है, बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है, नेपाल की बल्लेबाजी लॉन्गर फॉर्मेट में कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक वो स्ट्राइक रोटेशन नहीं सीखेंगे। और अफसोस की बात, कोच पे कोच बदलते जा गए हैं। टूर देसाई के हो चुके हैं, मॉन्टी देसाई हो चुके हैं, उससे पहले भी हो चुके हैं, उसके बाद अभी स्टुअर्ट लॉ हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ये स्ट्राइक रोटेशन वाली जो इंटेंट है वो बल्लेबाजों के अंदर डाल नहीं पाया। और बल्लेबाज खुद भी जो सीनियर्स हो गए हैं वो भी अभी तक इस चीज को सीख नहीं पाए हैं। उनका भी अभी तक यही मोटो रहा है, 4 डॉट बॉल खेलो, 5 में छक्के का ट्राई करो, एक बार छक्का लग जाता है फिर वो ट्राई करते हैं, आउट हो जाते हैं। तो लंबी इनिंग कभी आती ही नहीं, और लंबी इनिंग तो खैर भूल ही जाइए। नेपाल के बल्लेबाजों में लंबे देर तक टिके रहना, लंबी इनिंग्स खेलना, ये भी आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। और ये क्यों नहीं होता? फिर वही घूम फिर के स्ट्राइक रोटेशन की वजह से। वो 4 गेंदों में 5 में छक्का मारने जाते हैं, इससे वो दूसरी तीसरी बार रिपीट करने जाते हैं, वो 30-35 पे अपना विकेट गवा देते हैं और आउट हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्राइक रोटेशन जब तक नहीं नेपाल के बल्लेबाज सीखेंगे, और 10 साल आप ले लीजिए, नेपाल की बल्लेबाजी कभी अच्छी नहीं होगी जब तक ये चीज आप नहीं सीखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर जो टीम में एड ऑन होती है वो है, जो भी प्लेयर्स यहाँ पर बल्लेबाज जो लगातार टीम के साथ मौजूद है 4-5 सालों से, उनके दिमाग में अच्छे से फिट हो चुका है कि ये क्रिकेट बोर्ड हमें किसी भी सूरत में कहीं नहीं भेजने वाला, कहीं नहीं निकालने वाला। एक आध मैच के लिए बिठाएंगे, वो भी स्क्वाड में ले लेंगे, और उसके बाद ये कहां जाएंगे, ये इनके माइंड में ये सेट है, ये इनके माइंड में पूरी तरह से अच्छे से सेट है कि क्या कर देंगे, हमें नहीं खिलाएंगे तो किसे खिलाएंगे, क्या पूरी की पूरी नेपाल टीम चेंज कर देंगे, ऊपर से नीचे तक सारे बल्लेबाज बदल देंगे, ऐसे तो होने से रहा, ऐसा ये सोचते हैं। और आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि वो हमें दिखता भी। आप देखिए अर्जुन कुमार को लेकर आए, बैठे रहेंगे, तो वही पर सबसे बड़ी बात पिछली सीरीज में भी जो थे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की जो पिछली सीरीज थी नेपाल की, उसमें भी अर्जुन कुमल थे, लेकिन आसिफ शेख, कुशल मुर्तजा सबको स्क्वाड में लगातार मौका बना रखा, सबको गुड बुक्स में रखा कि नहीं आप भी कहीं नहीं गए, आप यहीं पर रहेंगे। कितनी भी खराब परफॉर्मेंस कर ले, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर ले, एक बल्लेबाज 30 के एवरेज का नहीं है जो 5 साल से खेल रहा है, आप सोचिए किस मुंह से वो ओडीआई की टीम में बना हुआ है। आज का एक्सक्यूज क्या है? 2 एक्सक्यूज हो सकते हैं, या तो आप फेवरेट्स हैं क्रिकेट बोर्ड के या सिलेक्टर्स के, या फिर आपका कोई पॉलिटिकल वो है, सोर्स है। यही 2 रीजन हो सकते हैं। मेरिट के नाम पर तो ये बल्लेबाज टीम में हो नहीं सकते। कोई मजाक उड़ाने वाली बात होगी अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरिट के दम पर है, 5 साल से 30 का एवरेज नहीं, ये कौन सा मेरिट है? तो मेरिट के दम पर बिल्कुल नहीं है। इन प्लेयर्स को माइंड में घुस चुका है, क्या कर लेंगे आप, हमें निकाल देंगे, निकाल दीजिए, दूसरे प्लेयर को लाइए। ये करने से रहे क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रिक्ट। और दूसरे प्लेयर का मतलब ये नहीं कि एक सीरीज के लिए, अरे नहीं 5-6 महीने के लिए इन सबको साल भर जाए, कम से कम 6 महीने के लिए बाहर किया जाए, उन 6 महीने के लिए उन नए प्लेयर को मौका दे। ये इतना बोल्ड फैसला क्रिकेट बोर्ड में लेने की हिम्मत नहीं है। एक आध को निकालेंगे, और निकालेंगे तो एक सीरीज के लिए, दूसरी सीरीज में फिर वो वापस आ जाएगा, एक शतक मार देगा, अरे हो गया लो 10 इनिंग के लिए ने फिर ले लिया। ये एक प्रॉब्लम और टीम के साथ जुड़ी हुई है कि टीम जो है लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छी नहीं होती, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है प्लेयर्स ने अब अपने अपने पोस्ट को। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और चीज जुड़ी रहती है, अवे की दिक्कत। अवे में जो हम परफॉर्मेंस का ग्राफ नेपाल का देखते हैं वो डिजास्टर है। 2021 से आप लीजिए, कोविड के बाद ही मैं ले रहा हूँ, 21 में लीजिए, 22 में लीजिए, 23 में, 24 में, 25 में और अब 26 में भी अवे में टीम कभी भी बेहतर करती हुई नजर नहीं आती। मैं आपको सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, कभी बेहतर करती हुई नजर नहीं आती, और वो चीज रिपीट होती रहती है। और इसमें एक और बहुत बड़ा रीजन, इसका जो रीजन बहुत बड़ा एड ऑन होता है वो ये होता है कि हमें अवे में टीम जो है सिर्फ तभी खेलती हुई नजर आती है जब कोई सीरीज हो, उससे ठीक पहले वो एक सीरीज वहां पर जाकर खेलते हैं या उसके आसपास खेलते हैं, और बस मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिपरेशन के लिए ए साइड होती है, ए साइड बाहर तो जाती नहीं है ज्यादा, और जाती भी है खेलती भी तो वो T20 ही खेलती रहती है, लॉन्गर फॉर्मेट में तो कभी दिखता भी नहीं है। इंडिया ऐसे सीरीज है T20, वेस्ट इंडीज ऐसे घर में खेले थे T20, वेस्ट इंडीज से इंटरनेशनल सीरीज खेले T20।
बिल्कुल सही कहा है आपने। ये चीज़ें वाक़ई में थोड़ा अपने आप पे सवाल ज़रूर खड़ी करती हैं कि प्रिपरेशन के लिहाज़ से अवे में, जब आप अवे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और टीम का रिकॉर्ड ओडीआई में इतना अच्छा है नहीं, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत होती है और बहुत पहले से होती है। ये नहीं कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 10 तारीख से है तो आपने 2 तारीख से आपने तैयारी करना शुरू कर दिया 5-6 बिल्कुल। दिन पहले, ये तरीका ठीक नहीं। और इस तरीके से हम देख रहे हैं टीम का बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस तरीके से टीम हार रही है अवे में जाकर ओडीआई में, परफॉर्मेंस खराब हो रही है। ये उसी का नतीजा है कि प्रिपरेशन जो है टीम की वो अच्छी नहीं है। ए साइड के जो फिक्सचर्स है वो ठीक से बैलेंस नहीं किए जा रहे जी हैं हाँ। साल भर में कैलेंडर के दौरान। साल भर में नेपाल की ए साइड को 50 ओवरों में कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा। बिल्कुल वो सही सिर्फ बात। टी20 खेलते रहते हैं बिल्कुल सही। आसपास जाकर भी। तो किसी दूसरी टीमों से आप देखिए नामीबिया जो है वो लगातार अपने घर में जब भी कोई इंडियन स्टेट टीम्स को बुलाता है वो 50 ओवर क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नेपाल की टीम मोस्टली ए साइड हो या मेन साइड हो वो टी20 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। जी हाँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत बड़ा इश्यू है। अगर इसको मानते हैं इश्यू तो ये ज़रूर एक मुद्दा ज़रूर है जी हाँ। कि तैयारी कैसी हो, प्रैक्टिस कैसे हो, सालाना एक ए साइड को हम क्या फिक्सचर दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल ज़रूर है। अगर ये बेहतर होगा, ए साइड को अच्छे फिक्सचर, 50 ओवर में ज़्यादा ध्यान, तो हमें अवे में भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, वरना ये सेम रिज़ल्ट ऐसे ही चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सीरीज में भी आप देखिए, इस सीरीज में आने से पहले सिर्फ 2 मैच जाकर जर्सी में उन्होंने खेले, जर्सी टीम के खिलाफ। वो भी कितनी भी जर्सी की आप तारीफ करते रहिए, जर्सी अभी भी चैलेंज लीग की ही टीम बिल्कुल, है बिल्कुल। और जर्सी को हराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी ओडीआई स्टेटस की टीम्स के लिए, अगर वो अपना अच्छा क्रिकेट दे पाए। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखिए यूएई को ही उन्होंने 315 रन जी चेस कर हाँ, डाले जर्सी के ज़रूर। खिलाफ, जो अभी पहला वनडे मैच हुआ था। नेपाल ने भी जर्सी को बहुत ईजिली, बिल्कुल। मैं कहूंगा ईजिली दोनों मैचेस में हरा दिया था। तो इसका मतलब भी आप समझ जाइए कि कुछ खासा कॉम्पिटिशन यहाँ पर नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। सिर्फ 2 मैच खेला आपने जर्सी के खिलाफ और आपकी प्रिपरेशन हो गई नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ, जो इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हैं। आपको पता है कि उस मैचेस में वो जी जान लगा देंगे। बिल्कुल। प्रैक्टिस मैच अलग होता है, अरे हाँ। मेन मैच अलग होता है। मेन मैच में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं सामने वाली टीम को आउट करने के और बिल्कुल। हराने के। वो नीदरलैंड और नामीबिया ने बखूबी किया और नेपाल को दोनों मैचों में यहाँ पर हराया। तो प्रिपरेशन भी कुछ भी खास नहीं। और अवे टूर में टीम अच्छी क्यों नहीं है, हमने आपको बताया। अवे टूर में टीम को भेजा नहीं जा रहा, प्लेयर को भेजा नहीं जा रहा, प्लेयर को सिर्फ टी20 के लिए भेजा जा रहा है। ए साइड को सिर्फ टी20 के लिए नाप रखा है। 50 ओवर से ज्यादा उन्हें खिलाते भी नहीं है। और डोमेस्टिक को तो आप रहने दीजिए, डोमेस्टिक को तो जल्दी खत्म करने की बात होती है। डोमेस्टिक में कोई कॉम्पिटिशन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूंगा, आगे जब तक कि हम चैनल है हमारा तब तक मैं कहूंगा, पीएम कप सबसे वीकेस्ट 50 ओवर कंपटीशन है नेपाल क्रिकेट में। अगर हम बात करें, बिल्कुल बकवास है। पीएम कप से कुछ भी लड़के नहीं सीखने वाले। पीएम कप में कॉम्पिटेटिवनेस घुसाना पड़ेगा, तब जाकर वो एक अच्छा कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट बन सकता है। वरना पीएम कप से अगर लड़के निकल कर आएंगे तो ऐसा ही होंगे, 2 इनिंग घर में अच्छा खेलेंगे, 4 इनिंग बाहर खेलते हुए नजर आएंगे। और जय ट्रॉफी तो रहने, वो तो छक्के मारते हैं कि गेंदबाज। रेड बॉल टूर्नामेंट, पहले तो रेड बॉल टूर्नामेंट कराना ही नहीं चाहिए। रेड बॉल का कोई मतलब ही नहीं है नेपाल का। बिल्कुल। इससे अच्छा 50 ओवर का कोई स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट होता, लेकिन वहां पर जय ट्रॉफी में छक्के छक्के लगाने के लिए जाते हैं गेंदबाज और खेल रेड बॉल रहे, मजाक बना के रख दिया। खैर, उसके बाद यहाँ पर अगर एक चीज और हम देखें, वो है कैप्टनसी में जहां तक रोहित पौडेल की बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो एक वर्ड होता है, वो रोहित पौडेल करने में नाकामयाब रहे हैं। मैं ओडीआई की यहाँ बात कर रहा हूँ, अब तो टी20 में रहे भी नहीं। खैर, ओडीआई बात कर रहा हूँ ना, वो बल्ले से लीड करते हुए नजर आते हैं, जो हमें कई कप्तान दूसरी टीमों के नजर आते हैं। और ना ही कप्तानी में कई बार उनके फैसले जो काफी डिफेंसिव रहते हैं, जिसका खामियाजा भी टीम को भुगतना यहाँ पर पड़ा है। हर बार नहीं कहूंगा, कई बार डिफेंसिव रहे हैं उनके जो कुछ फैसले रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा सरदर्द करती है, वो है एन उनकी खुद की बल्लेबाजी। बहुत ज्यादा खराब एक रनों से वो कभी नहीं देखा कि रोहित आए हैं, कप्तान आए हैं, अब वो टीम को आगे लेकर जा रहे हैं और मैच जिता रहे हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अपने आप में भी जब टीम मुश्किल में हो तो यही काम होता है कप्तान का। जब आप देखेंगे जब हमने अमूमन यही देखा है कि जब टीमें कई बार मुश्किलों से गुजरी हैं और टीमों की तरफ नजर डालें तो कप्तान ने बड़ी इनिंग खेलकर टीम को निकाला। अरे इसी राउंड में स्कॉट एडवर्ड्स से निकाला। बिल्कुल। तो ये अपने आप में है कि आपको एक कप्तान को आगे आकर परफॉर्म करना पड़ता है, बल्लेबाजी करनी पड़ती है, तब जाकर टीम थोड़ा सा बूस्टअप होती है कि हाँ, कप्तान अगर ऐसे कर रहे हैं तो चलो हम भी कप्तान का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित पौडेल से पहले चले जाते हैं। रोहित पौडेल से यहाँ होता हुआ वो नजर नहीं।
बिल्कुल, तो ये भी रीज़न्स कहीं न कहीं निकल कर आता है। अब मैं ज़रा अगर बॉलिंग की यहाँ पर बात करूँ, बॉलिंग फेसेस में, देखिए बॉलिंग फेसेस में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए जो नए बॉलर्स को, वो भी करते हुए टीम नज़र नहीं आती। अब देखिए आप आकाश चंद को बीच में लेकर आए थे एज़ अ थर्ड पेसर, उसके बाद उन्हें पूरी तरह से कुछ ओडीआईज़ उन्होंने खेले, फ्रेम से बाहर कर दिया गया। फिर हेमंत धामी को लेकर आए, उन्हें कुछ मैच, अभी नंदन यादव इंजर्ड हुए तो उन्हें कहीं न कहीं कुछ मैचेस मिले। तो आप देखिए दूसरी तरफ जैक ब्रासिल को जिस तरह से नामिबिया ने इस्तेमाल किया है, वो हम नजर नहीं आते। इतने ज्यादा बॉलिंग में भी हमें चेंज नजर आते हैं जब भी कोई यंग पेसर को लेके आने की यहाँ पर बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। उसकी वजह से घूम फिर कर वही हो जाता है कि अभी भी सोमपाल करन पे बहुत डिपेंड है, और अगर बीच में संदीप नहीं चले तो फिर बीच में भी बड़ा गर्क हो जाता है। वो हमने देखा 3 मैचों में संदीप बीच में नहीं चले और हमें वही हाल देखने को मिला, और चौथे में तो संदीप को ड्रॉप ही कर दिया। जरूर जरूर, तो ये अपने आप में भी है कि थोड़ा सा बॉलर्स को पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमें किसे खिलाना है, कौन कौन से हमारे मेन बॉलर्स हैं, किसको अंदर बाहर करना है। क्योंकि अभी देखिए आप हेमंत धामी आ रहे हैं, आकाश चंद फिर आ रहे हैं, नंदन यादव इंजर्ड हो गए और उनकी जगह पर तो हमेशा ये रहना चाहिए कि हाँ यही हमारे कोर स्क्वाड के बॉलर्स है। ये नहीं कि अभी हेमंत धामी को ले लिया फिर किसी और को उठाकर ले लो। आकाश चंद को लिया जा रहा था, क्या हो गया अचानक से? आकाश चंद अचानक से बाहर हो गए। क्या 4-5 मैच में आपने देख लिया आकाश चंद अभी के लिए ठीक नहीं है? फिर हेमंत धामी आ गए, फिर नंदन यादव आ गए। मतलब ये चेंजिंग चॉपिंग, वहां पर आप देखिए जैक ब्रासिल और जैक जार्विस को जिस तरह से इस यूटिलाइज कर रहा है स्कॉटलैंड और नामीबिया, वो बहुत ज्यादा फ्रूट लेकर आएगा अभी से 3-4 साल बाद। वो लगातार जैक ब्रासिल तो बहुत बेहतर कर भी रहे हैं ना, यंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देंगे अगर आप, क्योंकि उन्हें अभी बहुत कुछ अचीव करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो ग्लिम्स अगर दिखाते जा रहे हैं, जैक जार्विस और जैक ब्रासिल ही करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर वो ग्लिम्स ही नहीं दिखा रहे हैं लगातार तो आप उन्हें खिलाए रखें, तो ये गलत होगा। उनको डोमेस्टिक में भेज दीजिए दोबारा ए साइड में। लेकिन जो नामीबिया और स्कॉटलैंड के जो ये 2 प्लेयर हैं, इन्होंने कुछ ग्लिम्स जरूर दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर भरोसा करने की जरूरत है। पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि आकाश चंद पे करें या हेमंत धामी पे करें, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग वेंजिंग से भी टीम का हाल बुरा हो रहा है। बॉलिंग की अगर हम रोटेशन की बात करें, बिल्कुल, तो ये कुछ सूरत हाल है जहां पर मेजर चीजें हैं जो हमने आपके सामने यहाँ पर रखी है। लेकिन इन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज रहेगी वो है सीरियसनेस। ओडीआई को लेकर कोई सीरियस है नहीं, तो इन सब चीजों पे कोई बात करेगा भी नहीं, ये सब चीजों को प्रॉब्लम भी नहीं मानेगा। और क्योंकि सीरियस नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि अरे हाँ चलो हार गए, अभी अब तो अगला T20 है ना, अभी टॉप एंड आने वाला है, वहां पर खेलेंगे, वहां लड़के कुछ अच्छा मैचेस जीतेंगे, सब भूल जाएंगे। उसके बाद एनपीएल है, एनपीएल ओडीआई में यहाँ पर नेपाल 200 रन चेस करने के लिए जा रहा है और टीम का स्कोर है 50 पे 4 या 30 पे 5। वहां पर पेजर्स और फैंस बात कर रहे हैं एनपीएल में किसको खरीद लिया गया, एनपीएल में कौन बिक गया, कौन आ गया। तो ये सब सच बात है कि ये देखिए ये किस तरीके की सीरियसनेस है। ये ढोंग लगता है, मजाक लगता है, कोई सीरियस है नहीं। फालतू में इतना सब अफसोस करते हैं कि ओडीआई में ये हो रहा है वो हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो कोई मतलब नहीं। सबको T20 की पड़ी है। क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो तो पूरी तरह से T20 और पैसों में लीन पूरी तरह से डूबे हुए हैं, एनपीएल में, T20 में, बाकी सब में लगे हुए हैं। और फैंस भी बस उन्हीं की भेड़ चाल में चलते रहते हैं। फैंस को भी कोई खासा ओडीआई पसंद नहीं है, सब T20 में ही ज्यादा फोकस रहते हैं। तो वही वो क्रिकेट बोर्ड परोस कर दे रहा है उन लोगों को भी। तो खैर जो भी है, और मीडिया वगैरह, फैन पेजेस वगैरह, उनका तो खैर काम ही यही है कि जहाँ जिस तरफ वेव चल रही है उसी तरफ चलते रहो, हमें तो सिर्फ अपने पेजेस से मतलब है। तो खैर ओवरऑल ये पूरा सूरत हाल है। लेकिन ओडीआई में जो टीम लगातार फेल हो रही है, ये कुछ मेजर पॉइंट्स है। ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक आपको आगे ओडीआई में नेपाल कभी अच्छी करती हुई नजर नहीं आएगी। नेपाल अभी भी 8 साल हो गया नेपाल को ओडीआई स्टेटस मिले हुए, अभी भी नेपाल एक ओडीआई एवरेज ओडीआई साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर घर के मैचेस नहीं होते तो वो पुअर ओडीआई साइड कहलाती, घर के मैचेस की वजह से वो एवरेज ओडीआई साइड यहाँ पर कहलाती है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बस यही एक रिजल्ट जो हम आपके सामने शेयर करना चाहते थे। इस साल का कोटा हमारा हो गया, पता है कोई नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। आप सब भी जाके टॉप एंड देखिए, एनपीएल देखिए, वहीं पर लगे रहिए। और इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने सुना है तो बहुत बहुत थैंक यू, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए डेविड चैनल के साथ। पेजेस को हमारे फॉलो जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को। और फिलहाल इस वीडियो में इतना है।